Hi friends, good morning. The D-Day has come and today India versus South Africa in Perth. Difficult pitch, difficult track. वहां पर मैच होना है। साउथ अफ्रीका के पास बैटिंग पूरी है, साउथ अफ्रीका के पास बॉलिंग पूरी है। साउथ अफ्रीका का जो कंसर्न है, जो मसले मिसाइल हैं, वो उनके कैप्टन टेम्बा बाउमा हैं जो कि फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, और उनके थोड़े बहुत मिडिल ऑर्डर जैसे आपके क्रिश्चियन सब स्टब्स हैं और आपके आइडन मार्करम है, इनका फॉर्म में नहीं होना। तो यहाँ पर इंडिया को क्या कैपिटलाइज कराना है, कैसे ये मैच जीतना है और इससे आगे टूर्नामेंट में क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, वो हमें देखना है। तो शुरुआत करेंगे। पर्थ का जो पिच है, ये अब उस तरीके का पर्थ नहीं रह गया है कि जहां पर टीम इंडिया को डर लगता है कि हाँ पेस एंड बाउंस आ रही है तो कोई उस साइड में रबाडा है, नोकिया है और उसके बाद आपके वेन पार्नेल हैं। तो ये सब चीजें अब इंडिया को टीम को नहीं डराती हैं। तो ये जो नोकिया ने जो स्टेटमेंट दिया है ना कि आई विल टेक केयर ऑफ इंडियन टीम बैटिंग, और ये कि वो मुझे नहीं हिट कर पाएंगे यहाँ पे, ये वो यार, ये 90s की जमाने की इंडियन टीम हुआ करती थी जो डरती थी कि कैसे खेलेंगे, पेस है, बाउंस है, यहाँ यहाँ पे बॉल आती है, स्विच इन म्यूजिक होता है, लेदर का स्मेल आता है, ये होता है, वो होता है। ये अब चला गया यार। ये क्रिकेट इतना ग्लोबलाइज हो गया है आज के डेट में कि इंडियन टीम को अब किसी चीज से डर नहीं लगता कि आप पेस में खिला लीजिए, बाउंस में खिला लीजिए, स्पिन में खिला लीजिए या कहीं पे भी खिला लीजिए। यही आंड्रे नोकिया जब इंडिया में अभी थे, क्या हाल किया इंडियन इंडियन बी टीम ने इनको अच्छे तरीके से धोया था। तो ये सारी चीजें चलती रहती होंगी। एंड्रे नोकिया हमेशा ईशान किशन का नाम याद रखेंगे। ईशान किशन ने जो उनको धोया था इंडिया में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप देखिए, भले पिच पर बाउंस नहीं हो लेकिन पेस तो था आपके पास वहां पे, और पेस का इंडियन टीम के पास कोई भी वो नहीं है, डर और खौफ कि हाँ हम कैसे खेलेंगे, हम कैसे अडाप्ट करेंगे, ये करेंगे। बॉस रोहित शर्मा वर्ल्ड का बेस्ट पुलर एंड हुकर है, ठीक है। विराट कोहली को किसी चीज का डर नहीं है कि हाँ इसका बॉल है, उसका बॉल, और आप क्या करोगे यार, 2 ओवर 3 ओवर फेंकोगे आप, वही सरवाइव करना है। उसके बाद तो आपके पास वेन पार्नेल आएंगे और फिर उसके बाद केशव महाराज होंगे, उसके बाद आपके पास तबरेज शमसी होंगे, अगर तबरेज शमसी खेलते हैं तो। नहीं खेलते हैं तो फिर आपके यहाँ पर ये आएंगे लुंगी एनगीडी होंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ये सब सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और इंडियन टीम यहाँ पर कोई भी डर कर खेलेगी नहीं, डर कर आप खेलोगे क्योंकि आप हमेशा चोक कर जाते हो और आपके ऊपर ओनस है। तो ये चीजें आप इंडियन टीम को मत समझाएं कि हम आपको देख लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। यार इंडिया टीम पाकिस्तान से इतना प्रेशर वाला मैच जब निकाल करके ले गई ना, तो वहां से फिर इंडियन टीम कुछ भी आगे कर सकती है। इंडिया टीम के लिए सबसे हाईली प्रेशर मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि उस पे रन बनाने का वो उस पर दबाव नहीं होता, उस जीत का दबाव होता है कि हमको हारना नहीं है। और जब आप हारना नहीं वाले प्रेशर से निकल जाते हो ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आप दुआ मनाए आंड्रे नोकिया कि कल केएल राहुल फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि अगर केएल राहुल कल फॉर्म में आ गया तो वही अकेला आपके लिए काफी होगा। तो कल का मैच बड़ा दिलचस्प है, देखने वाली बात है। अब हम एक एक करके बातें आ जाती। इंडिया पाकिस्तान के मैच में हीरो बने थे विराट कोहली, बनना भी चाहिए था कि जिस तरीके से उनकी इनिंग थी, लेकिन उस मैच में कई छोटे छोटे हीरो थे जो इनको जिनकी जिनकी परफॉर्मेंस को हम नजरअंदाज कर दिए या जिसके परफॉर्मेंस को हमने देखा नहीं। सबसे पहला आपके अर्शदीप सिंह, बॉल जो उसने बॉल को स्टार्टिंग में जो मूवमेंट दी थी और लहराया था, और जो फर्स्ट बॉल पर बाबर आजम को आउट किया था ना, वो किसी से नहीं छुपा था। वो वहां पर वो बॉल फेंकना ही वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि वो कितने बड़े कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं वो। उसके बाद उन्होंने रिजवान को बाउंस आउट जो किया सेकंड पे, उसके बाद उन्होंने आसिफ अली को जो आउट किया, जिसपे आसिफ अली को समझ में ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है, मुझे डक इन करूं या फिर उसको खेलूं या छोड़ूं। जब ये दुविधा में बैट्समैन आ जाता है ना, तो समझ जाइए कि जो बॉलर है उसने काफी अच्छी तीखी बाउंसर की है। तो ये एक परफॉर्मेंस थी। दूसरी जो अच्छी परफॉर्मेंस उस मैच में आई थी, वो थी मोहम्मद सामी की। मोहम्मद सामी इंजुरी के बाद टीम में वापस आए, और जिस जगह पर उन्होंने इफ्तिकार अहमद का विकेट लिया, माय गॉड, मतलब क्या आपका इफ्तिकार अहमद ने 12 ओवर में 1995 तक स्कोर लेकर चले गए। वो वहां पर सामी को इंट्रोड्यूस कराया गया सिर्फ विकेट टेकिंग के लिए, और वो वहां पर डिलीवर किया बंदा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन था मोहम्मद सामी का, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस मैच के लिहाज से। वरना अगर इफ्तिकार 1-2 ओवर और खेल जाता, तो ये जो टोटल 160 है, ये 170 180 तक टच करने को
पोटेंशियल थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन वहां पर जो विकेट निकाला मोहम्मद सामी ने वो बहुत ही जबरदस्त था और प्लान करके आउट किया था उनको। तो वो मोहम्मद सामी को आप कमजोर मत आंकिए। उसके बाद इस मैच में जो हीरो थे मेरे लिए वो थे आपके रविचंद्रन अश्विन। बॉस रविचंद्रन अश्विन बिना बॉल खेले बहुत कुछ खेल गए यार। वो जो वाइड करवाया ना उन्होंने, एक बॉल पे 2 रन चाहिए था, वहां पर वो जब बैटिंग करने आए तो सोचो कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर, कि जब बड़े बड़े बैट्समैन वहां पर रन बना करके चले, मतलब नहीं बना पाए और मेरे को आना पड़ा, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितना ओनस होगा, कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और जब वो बॉल, मतलब एक तो जब वो पिच पर पूरे खड़े हो गए विकेट के सामने, तो नवाज उनके पैड को टारगेट करते कि उसके पैड की तरफ अटैक करना है मुझे, जिस तरह से उन्होंने दिनेश कार्तिक को किया था। दिनेश कार्तिक क्या हुआ था कि थोड़ा सा हट करके स्वीप शॉट खेले जा रहे थे, तो वो पैड पे लग गया। अश्विन ने ये चीज हो सकता है पहले से ही देख रखा होगा कि ये पैड पे मारने की कोशिश कर रहा है और पैड पे ही अटैक करेगा, तो अश्विन ने क्या कि पहले अक्रॉस गए वो, ताकि बॉल जो है वो पैड पे ना लगे, ठीक है, और लगे भी तो मैं सिंगल लेकर के दौड़ जाऊं एटलीस्ट। तो वो क्या किया, वो लाइन के बाहर गया, और जब लाइन के बाहर गया तो और बॉल उसने लेग स्टंप पे पटक दी, तो वो चुपचाप से पीछे आ गए खसक करके कि बॉस मैंने तो ये खेला ही नहीं है, ये वाइड है, और अंपायर मजबूर हो गए वाइड देने के लिए। तो ये जो उसने साइकोलॉजिकल खेला ना नवाज के साथ, वो बहुत कुछ ना खेल करके बहुत कुछ खेल गया उस मैच में। इस चीज को आप समझिए। तो यहां पर आप अश्विन को क्रेडिट आपको देना होगा। और उसके बाद जब एक बॉल पर 1 रन रह गए तो सभी फील्डर्स को क्लोज इन करा दिया गया। वहां पर 1 रन दौड़ने के चक्कर में अगर रहते अश्विन, हो सकता है कि फील्डर के हाथ में बॉल जाता और आप रन आउट हो जाते। तो उसने उठा करके खेला शॉट, और नवाज ऑलरेडी प्रेशर में आ चुका था क्योंकि वो वाइड करार दे दी गई थी और पाकिस्तान वहां से मैच जीत नहीं सकता था। तो जब आप जीत नहीं सकते हो ना, तो आप ऑलरेडी अपने ब्रेन से आप बाहर की चीजें करना चालू कर देते हो। आप वो मैजिकल डिलीवरी खोजना चालू कर देते हो जो कि दुनिया में है ही नहीं। मैं उसको यही वर्ड देता हूं कि मैजिकल डिलीवरी जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे बहुत बार बॉलर ना जब स्विंग होता है ना, जब जिस पिच पे स्विंग होती है, तो उस पिच पर बॉलर क्या कोशिश करता है कि मैं लेग स्टंप से बाहर से स्विंग कराऊं और मिडिल और ऑफ पे रखूं। तो वो स्विंग कराने के लिए जब लेग स्टंप से बाहर करता है तो वो बॉल और बाहर निकल करके बाई में वाइड का 4 रन देकर जाता है। तो ये मैजिकल बॉल होती है जो हर बॉलर खोजता है, लेकिन होती नहीं है। वही नवाज कर गया, वो मैजिकल बॉल खोजता रहा कि भाई कैसे भी करके ये बीट हो जाए या कैसे भी करके ये हो जाए। उसके आराम से उसके मैंने फुल पे बॉल खेली और फुल स्ट्रेट उठा के करके लॉफ्टेड शॉट मारा सीधा 30 यार्ड के सर्कल के पे जो फील्डर था आपका मिड ऑफ पे गई थी बॉल, हाँ मिड ऑफ पे, वो उसके ऊपर के गई और तब तक 1 रन वहां पे अश्विन ने ले लिया था और मैच वहीं पे खत्म कर दिया। तो ये उस मैच के अश्विन हीरो थे। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरीके से इनिशियल ओवरों में जो बॉलिंग की थी, जो स्विंग कराया था, जो प्रेशर डाला था, उसको भी आप निगेट नहीं कर सकते। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने नीदरलैंड के साथ भी बहुत ही तगड़ी बॉलिंग की थी। वहां पर एक आध मेडन भी फेंका था, और मेडन फेंकने के मामले में वो बुमराह से भी आगे निकल गए। शायद मेरे ख्याल से तकरीबन 8 या 9 भुवनेश्वर कुमार ने मेडल्स फेंक दिया है T20 आईज क्रिकेट में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये सारे छोटे छोटे मैचेस में मतलब इंडियंस के हीरोइक्स हैं जो कि भूले नहीं जा सकते। हार्दिक पांड्या का आप हीरोइक्स ले सकते हो। हार्दिक पांड्या का आप हीरोइक इसलिए ले सकते हो क्योंकि हार्दिक पांड्या से आप उम्मीद नहीं करते हो कि इस तरीके की इनिंग खेले वो, और उसने इस तरह की इनिंग खेली कि 37 बॉल पर 40 रन बनाया। बाद में हार्दिक पांड्या से हिट नहीं हो रहा था, स्ट्राइक नहीं हो रही थी बॉल, कोशिश बहुत कर रहा था वो, बहुत जोर से मार रहा था वो, लेकिन वो हिट नहीं हो पा रही थी क्योंकि बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस वहां पर बहुत ज्यादा था। टेनिस बॉल बाउंस था वहां पे मेलबर्न के उस पिच पे। तो समटाइम्स वो कनेक्ट हो जाते हैं, समटाइम्स वो कनेक्ट नहीं होता, और जब कनेक्ट नहीं होता है तो यू लुक वेरी अगली, आप बहुत खराब दिखते हो उस समय पे, कि ऐसा लगता है कि यार इसको बैटिंग ही नहीं आती है, लोग ये तक बोल देते हैं। तो उस जगह पर आकर के हार्दिक पांड्या ने जो विराट कोहली का साथ दिया खड़े होकर के, वो सिर्फ हार्दिक पांड्या ही दे सकता था वहां पे। अगर विराट कोहली वहां पे नहीं होता तो हार्दिक पांड्या इस तरह का इनिंग कभी नहीं खेलता, वो फिर बाउंड्रीज और हिटिंग पे ही जाता क्योंकि वहां पे समझाने वाला कोई नहीं होता। तो ये चीजें आप हार्दिक पांड्या के को आप हीरोइक्स उसको दे सकते हैं। उसके बाद आप रोहित शर्मा और KL राहुल ने तो मैच में कुछ भी नहीं किया था।
सूर्य कुमार यादव की आप नीदरलैंड के खिलाफ जो इनिंग थी वो उससे आप एडवांटेज ले सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव को, इस बैट्समैन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीम इंडिया किस पोजीशन पे है, क्या इसका रोल डिफाइंड है, इसने रोल दिया हुआ है कि बॉस मुझे क्या करना है और मेरे से टीम की क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं उस तरीके का बैट्समैन नहीं हूं कि मैं 40 बॉल खेलूं और 50 रन बनाऊं। डोंट एक्सपेक्ट मी फ्रॉम दिस। मैं उस तरीके के बॉल बैट्समैन हूं कि मैं 20 बॉल खेलूंगा तो मैं 40-45 रन देकर के निकल जाऊंगा आपको। और अगर मैं अगर आउट भी हुआ तो बहुत कम बॉल खेल करके आउट हो जाऊंगा। बट मैं आई विल गो फॉर माई नेचुरल शॉट्स। और ये जो रोल दिया गया है ये बहुत अच्छा रोल दिया गया हुआ है, क्योंकि इस तरीके का एक पागलपन वाला प्लेयर होना चाहिए बीच में जिससे खौफ हो। मान लीजिए रोहित शर्मा और या देखिए केएल राहुल और रोहित शर्मा का रोल डिफाइंड है कि बॉस आपको तेजी से खेलना है। अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो फिर विराट कोहली आपके पास है कि वो इनिंग को एंकर कर सकता है। अगर वहां पर विराट कोहली एंकरिंग करते रह जाएंगे तो रन तेज तो कौन बनाएगा। तो वहां इस चीज के लिए रोल लाया गया है सूर्य कुमार यादव को कि बॉस आपको अपना बैटिंग खेलना है। और अगर सूर्य कुमार यादव यहां पर अगर अपनी इनिंग खेल गए तो इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर उसका फायदा हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दिनेश कार्तिक ये सारे लोग उठा सकेंगे, क्योंकि ये लोग कम बॉल पर ज्यादा रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। कम बॉल पर ज्यादा रन बनाना इन द सेंस कि 5 बॉल 15 रन, 7 बॉल 17 रन, 21 रन, इस टाइप के इनिंग खेल सकते हैं जो कैमियो जिसको बोला जाता है। तो ये इंडियन टीम का ये पूरा का पूरा कोर और क्रक्स है। तो यहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सूर्य कुमार यादव का, हार्दिक पांड्या का और विराट कोहली का। ये 3 प्लेयर्स इंडियन टीम के कोर और क्रक्स है कि ऊपर वाले अगर चले, जिस दिन अगर रोहित शर्मा चला तो उस दिन तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेला संभाल देगा। लेकिन अगर रोहित शर्मा नहीं चल रहे हैं, आउट हो गए जल्दी, तो फिर विराट कोहली को एंकर इनिंग खेलना पड़ेगा। वही इनिंग जैसे 37 बॉल पे 50 रन, 40 बॉल पे 50 रन, इस तरीके की इनिंग खेलना पड़ेगा। और फिर लास्ट में 10 बॉल 12 बॉल पर 30-32 रन आप खींच दीजिए। तो आपका 37 बॉल पे 50 रन है, तो नेक्स्ट 10 बॉल पर यानी 47 बॉल पर 30-32 रन अगर आप खींच दिए तो 82-85 पे पहुंच जाते हैं। तो 50 बॉल पे 80 रन बना लिया, आपका काम ऐसे ही लग गया। तो ये गेम स्ट्रेटेजी होती है टीम इंडिया की, और ऐसा ही होना भी चाहिए। आपको T20 में पावर हिटिंग और ये सब वो सब बहुत लिमिटेड समय के लिए चाहिए होता है। या तो आप 220-230 रन का रन चेस कर रहे हो, तब आपको पावर हिटिंग हर बॉल पे आपको हिट करना है बॉस। नहीं तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि फिर आप उसको संभाल नहीं पाओगे। या तो आप फिर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहे हो तो आपको फिर इनिशियल में आप आराम से खेलिए, सिंगल डबल खेलिए, बीच में एक आध ऑड इवन बाउंड्रीज आप बटोरते रहिए। फिर जब आपका विकेट इन हैंड है, 9-10 ओवर बचे हैं, चार्ज अप कर दीजिए। फिर आपको देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर इन दैट कंडीशन। तो कल टीम इंडिया को इस तरीके से परफॉर्म करना होगा कि ओपनर्स अगर चल जाते हैं तब तो फिर इंडिया के ताना मारने लगे। अगर नहीं चलते बाय द केस, अगर फिर से कल इंडिया 2 विकेट डाउन है, तो फिर यहां पर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, इन तीनों का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। तो मैं इसीलिए टीम इंडिया को एडवांटेज दे रहा हूं, क्योंकि इंडियन टीम के पास इस तरीके के बैट्समैन हैं जो कि दोनों तरीके से खेल सकते हैं। बात आते हैं अब साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका के पास ओपनर जो उनका है टेम्बा बावूमा, वो पता नहीं मतलब मेरे को मिसफिट लगता है इस टीम में, क्योंकि ही इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैप्टन ऑफ दिस साइड ही इज प्लेइंग। अदरवाइज इस टीम में उनकी कोई जगह नहीं है। मैं मुंह पे बोलता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका में कास्ट सिस्टम है, कोटा सिस्टम है, ब्लैक प्लेयर्स एंड व्हाइट प्लेयर्स का, तो कोटा की वजह से वो कैप्टन बने हुए हैं। बट ही इज अ गुड कैप्टनसी मटेरियल। कैप्टनसी बबुआ की कोई बुरी नहीं है। तो साउथ अफ्रीका के पास जो मेन वेपन है वो है आपका डिकॉक और राइली रूसू। ये दोनों प्लेयर अगर कल जल्दी निकल जाते हैं तो फिर मार्करम और ये सब प्लेयर कंसोलिडेट और ये सब में लग जाएंगे और टीम साउथ अफ्रीका की टीम 150-160 पर ही गिर जाएगी। बट 150-60 पे भी साउथ अफ्रीका फाइट दे सकती है, क्योंकि उनके पास बॉलर तगड़ी होगी। क्योंकि कल पार्नेल, रबाडा, नोकिया ये सारे कल उतरेंगे मैदान जंग में। उसके बाद चौथे सीमर आपके पास जो बॉलिंग ऑप्शन होंगे वो हो सकता है कल लुंगी एनगीडी के साथ भी जाएंगे। तो इंडियन टीम को देखना होगा। बट इंडियन टीम उस तरीके के बैट्समैन नहीं है इंडिया के पास कि बॉस वो देख दाख के रोक राक के खेलेंगे और इंतजार करेंगे कि बॉल लूज होगा। वो अटैक करने पे जाएंगे और वो बॉलर को इतना प्रेशराइज कर देंगे कि वो लूज बॉल डालना शुरू करे।
पहले होता था कि आप अच्छे बॉल को सम्मान दे रहे हो और बुरी बॉल आई तो उसको आप प्रहार कर रहे हो, लेकिन अब बैट्समैन ऐसे हैं कि वो पहले अटैक कर देते हैं ताकि बॉलर प्रेशर में आकर के लूज बॉल डालना शुरू कर दे। तो साउथ अफ्रीका आपको कल डिकॉक और आपको यहाँ पर रायली रुसू, इन दोनों को कल आपको जल्दी आउट करना है। बाबूमा का मुझे नहीं पता कि वो कल किस तरीके से चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन अर्शदीप उनको कल हार्ड टाइम दे सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार उनको कल हार्ड टाइम दे सकते हैं, और मुझे गट फीलिंग आ रही है कल ये तीनों नहीं चलने वाले आपके, रायली रुसू, डिकॉक और आपके बाबूमा। कल अगर चलेगा थोड़ा बहुत भी तो वो मार्करम चल सकता है, और हो सकता है स्टब्स चल जाए। कल का मैच मार्करम और मिलर का हो सकता है साउथ अफ्रीका के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये इंडिया को हमेशा तंग करते हुए आए हैं, और ये कल भी बड़ा थ्रेट हो सकते हैं कल के मैच में। तो मिलर के लिए और रायली रुसू के लिए तो हमारे पास आर अश्विन का हथियार है कि वो अपने जो ऑफ स्पिन करते हैं उसके ऊपर वो प्रहार किया जा सकता है उनके ऊपर, कि बॉल को उनको एंगल से जब अवे निकलेगा ऑफ स्पिन तो उनको खेलना थोड़ा आसान नहीं होगा। और इंडिया के पास कल 4 पेस अटैक इंडिया के पास भी होगी, अर्शदीप होंगे, भुवनेश्वर होंगे, सामी होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, तो ये चारों ऑप्शन आपके पेस के होंगे, और 5वां और 6वां ऑप्शन आपके अक्षर पटेल और आर अश्विन होंगे। कल टीम इंडिया कोई चेंजेस नहीं करना चाहेंगे। लोगों का कहना है कि बॉस केएल राहुल को बिठा करके पंत को जगह दिया जाए। मैं आपको पहले ही बोला था कि प्रेशर बहुत है रोहित शर्मा के ऊपर कि पंत को खिलाओ, पंत को खिलाओ, पंत को खिलाओ, बट रोहित शर्मा प्रेशर में आने वाले प्लेयर नहीं है, वो प्रेशर में नहीं आएगा। उसका रीजन भी मैं बता देता हूं, क्योंकि उसने कैप्टेंसी जब बना तो उसने पूरी की पूरी अपनी टीम जो डिमांड है, जो अपने जो टीम है वो अपना खुद का रखा है। उसने किसी के नहीं चलने दिया कि ये आ जाए, वो आ जाए, ये खेल ले, वो खेल ले। जब वो डिसीजंस लेता है सब शांत बैठते हैं, और वो प्रेशर में बॉक डाउन नहीं होने वाला प्लेयर। वो अपना ओनरशिप लेता है, मैंने खिलाया है, मैं हारा हूं तो मैंने खिलाया है, तो मैंने अपना उसको सोच समझ के ही खिलाया है। तो ये चीजें रोहित शर्मा की मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरा रोहित शर्मा का ये है कि वो केएल राहुल के जो पार्टनर हैं वो उस पर ट्रस्ट करता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 इनिंग और गुड 4 और गुड 6 फ्रॉम केएल राहुल, वो फॉर्म में वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वार्म अप मैच हुआ था वहां पे उसने अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो घबराने की बात नहीं है, होता है, एक आध इनिंग चल जाता है इधर उधर। आप जब बहुत कुछ ज्यादा सोच रहे होते हो कि मेरे को यहाँ से निकलना है, मेरे को ये सिचुएशन से निकलना है, ये प्रेशर से निकलना है, तो आप बहुत कुछ उटपटांग शॉट्स खेलना चालू कर देते हो। तो ये चीजें से आप कभी कभी आउट भी हो जाते हो। लेकिन केएल राहुल उस तरीके के बैट्समैन नहीं है कि जो डर के और डरपोक नीति से खेले। वो चौड़ा होकर के खेलेगा भाई, और जिस दिन खेलेगा वो अकेला खेलेगा, कुछ ऐसा कारनामा कर देगा कि सभी हक्के बक्के रह जाएंगे, यार इसने खेला कैसे ऐसा। तो वो इस लेवल का प्लेयर है। आप अपना, मैं कल का जो प्रिडिक्शन है कि टॉस जीतिए। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को, ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट साउथ अफ्रीका बिटवीन 140 टू 150। उसके बाद जो इनिशियल बस्ट है उनका, रबाडा और नोकिया, इन लोगों को निकालिए और आप आराम से मैच जीतोगे। तो यहाँ पर ये चीजें इंडिया को करनी होगी। इंडिया अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर सेंसिबल खेल जाता है तो कल का मैच इंडिया इजीली निकल जाएगा। और इंडिया की जीत पर पाकिस्तान भी दुआ कर रहा होगा कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा कल इंडिया को कि कल इंडिया जीत जाए। कल अगर इंडिया कल जीत जाता है और पाकिस्तान कल नीदरलैंड को हरा देती है और जिम्बाब्वे हार जाती है बांग्लादेश से, तो फिर पाकिस्तान कंटेंशन में फिर से आ जाएगा सेमीफाइनल के स्लॉट पे। तो कल बहुत सारी चीजें हैं। संडे, कल का जो संडे है वो आम संडे नहीं है, वो सुपर डुपर संडे है। 3 मैचेस हैं कल, और तीनों इसी ग्रुप 2 के मैचेस हैं। तो कल ग्रुप 2 काफी हद तक, कल ग्रुप 2 में ये सिचुएशन साफ हो जाएगी कि ग्रुप टॉपर कौन बनेगा, या साउथ अफ्रीका बन रही है या फिर इंडिया बन रही है। तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इनफैक्ट बांग्लादेश के लिए भी, कि बांग्लादेश अगर कल किस तरीके से परफॉर्म करती है इन फ्रंट ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक रीयूनाइटेड टीम है, एक हमेशा एक पोटेंट फोर्स बन चुका है, और वो किसी भी उसके रैंक के या उसके आसपास की जो रैंक की टीम है उसको बहुत ही अच्छे से कड़ा मुकाबला दे सकती है, क्योंकि जिम्बाब्वे के पास हर चीज है। पेसर उनके पास अच्छे खासे हैं, बॉलिंग वाइज, बैटिंग यूनिट वाइज उनके पास, स्पिनर वाइज सारा चीज है उनके पास। मतलब बॉलिंग की मैं नाम गिनाऊं तो रिचर्ड नगरावा, उसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी, लूक जोंगवे, उसके बाद आपके पास आते हैं ब्रेड इवांस,
उसके बाद आते हैं आपके पास सिकंदर रजा। उसके बाद आपके पास सॉन विलियम्स आते हैं। उसके बाद आपके पास इरवाइन हो गए। सॉन इरवाइन भी बॉलिंग करते हैं, करेक्ट। सॉन इरवाइन भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये 7-8 ऑप्शन के साथ जिम्बाब्वे उतरती है बॉलिंग वाइज। तो इस पे जगह ही नहीं है कि बॉस कौन पुअर खेल रहा है, कौन सही खेल रहा है। ब्लेजिंग मुजरबानी की जो हाइट है, जो पेस, निपी पेस है, वो बहुत डिफिकल्ट होती है बैट्समैन को। और जब बांग्लादेश फंस करके खेल रहा है, बांग्लादेश अभी भी अपने जोन में नहीं है। कुछ प्लेयर्स रिटायर हो गए हैं, कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया है, जिस तरह से तमीम इकबाल हो गए, जिस तरह से मुशफिकुर रहीम हो गए, ये लोगों ने रिटायरमेंट ले ली। आपके मोहम्मदुल्लाह को उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है। तो जो उनके सीनियर प्रो हुआ करते थे आज से 3-4 साल पहले, वो सारे के सारे अब जा चुके हैं। साकिब उल हसन कैप्टन है और सिर्फ वही लोन एक्सपीरियंस मुझे इस टीम में नजर आ रहा है। बाकी तो सभी लोग सिर्फ आया राम गया राम टाइप से खेल रहे हैं। सौम्या सरकार हो गए, तो मेहदी हसन मिराज हो गए, ये सब मुसद्दक हुसैन हो गए, आपके तस्किन अहमद हो गए, ये सब आपके मतलब उस तरीके से रेकनिंग फोर्स नहीं है। बस खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस आ गई तो वेल एंड गुड है, नहीं आई तो फिर वही है कि इनएक्सपीरियंस टीम है। तो कल 3-3 4-4 मैचेस हैं। देखना ये है कि कैसा परफॉर्मेंस होता है, किस तरीके से परफॉर्मेंस होता है, और कौन किस लेवल पर लेके जाता है, ये हमें पता चलेगा। और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इस ग्रुप 2 से कौन आगे आ रहा है और कौन पीछे निकल रहा है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मैच के बाद, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद। तीनों मैच का हम विवरण करेंगे, तीनों मैच का हम एनालिसिस करेंगे और आपके सामने आएंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं मैच के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।